प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर संपतराम रैगर से आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट थर्ड का प्रश्न पत्र द्वितीय में भारत की विदेश नीति और उसके निर्धारक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है और इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता से अगर हम बात करें पूर्व, तो भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि उसका कारण था क्योंकि भारत ब्रिटिश का सत्ता के अधीन था और इसके साथ साथ वो वैदेशिक मामलों की एक सुदीर्घ परंपरा इसमें रही है कि वो सांस्कृतिक अत्यंत गौरव में रहा है और इसके साथ ही वह न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। आज भी अनेक पड़ोसी देशों पर उसकी संस्कृति की छाप दिखाई पड़ती है। अब हम अगर इसके उद्देश्य के बारे में देखेंगे कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य या आदर्श क्या हैं, तो इसमें हम जानेंगे कि भारत की विदेश नीति की जो रूपरेखा है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में रखी और एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बताया कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचातानी से दूर रहेगा। विश्व के समस्त पराधीन देशों की आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने में तथा जातीय भेद की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का वो प्रयास करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावनाओं के प्रयासों के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। तो नेहरू का ये कथन आज भी विदेश नीति का आधार स्तंभ है, उसको मान के चलते हैं। भारत की विदेश नीति की मूल जो बातों का जो समावेश है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में रख दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा और राज्यों और राष्ट्रों के मध्य में न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का वो प्रयास करेगा। ये भी बात बताई गई है और साथ में ही राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और इसके साथ साथ संधियों का भी सम्मान करेगा। इसके अलावा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में को पंच निर्णयों द्वारा निपटाने की नीति को भी बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें विदेश नीति की, तो उसके कुछ उद्देश्य यहाँ रखे गए हैं। उन उद्देश्यों में की बात चर्चा करेंगे, जिसमें यह है कि पहला उद्देश्य तो ये बताया गया कि शांति और सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करेगा। कहीं भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो उसमें भाग लेगा। इसके साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति का प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देगा। इसके साथ ही सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्वक संबंध रखेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधि पालन करने के लिए वो आस्था बनाए रखेगा। इसके साथ साथ ही सैनिक गुटों और सैनिक समझौते से अपने आप को अलग रखेगा। गुटबंदी को निरुत्साहित करना चाहेगा कि ये आगे बढ़े नहीं। इसके अलावा प्रत्येक प्रकार के साम्राज्यवादी भावनाओं को निरुत्साहित करना और इसके अलावा उपनिवेशवाद, चाहे वो कहीं भी किसी भी रूप में हो, उसको उग्र विरोध यानी कि बहुत बड़ा उसका विरोधी रहेगा। इसके साथ साथ ही जनता की सक्रिय सहायता करना और उपनिवेशवाद तथा जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित होंगे उनकी वो सहायता करेगा, हम हर संभव सहायता करेगा। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति का ये भी उद्देश्य है कि भारत के आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और हित चिंतनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में सूझबूझ समर्थन का विकास विकसित करना। इसके अलावा आपसी विश्वास, सम्मान और संबंधों का निर्माण करना भी इसके अंतर्गत रखा गया है। आगे हम बात करेंगे कि सभी देशों के साथ व्यापार, निवेश, औद्योगिक के अंतरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग करना का व्यापक आधार रहेगा। इसके अलावा कार्यमूलक क्षेत्रों में के अलावा ये परस्पर लाभप्रद सहयोग ढांचा विकसित करना, इसके अलावा प्रयोजनार्थ व्यापारिक और व्यावसायिक संपर्कों के लिए भी वो सजग रूप से कार्य करेगा। इसके साथ साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करने के लिए और इस विश्व में शांति, स्थिरता, बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए
P5 अन्य शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा। इसके साथ साथ ही सभी देशों के लोगों को सृजनात्मक भावनाओं को उन्मूलन करने की प्रेरणा भारत देगा। इसके अलावा लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उद्देश्य में भी वो बढ़ोतरी करेगा। इसके साथ साथ ही इसमें लोकतंत्र के पक्ष सार्वभौमिक सामंजस्य को शांति और विकास के लिए अनिवार्य आधार के रूप में मजबूत करना भी रखा गया है। इसके साथ साथ अगर और भी उद्देश्य की बात करें तो हमारी विदेश नीति की प्रमुख जो प्राथमिकता एवं केंद्र बिंदु दक्षिणी एशिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग मजबूत करना, इसके अलावा इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास सूझबूझ का वातावरण तैयार करना के लिए साथ वो काम करेगा। तो भारतीय विदेश नीति के इस प्रकार के ये उद्देश्य बताए गए हैं और इन उद्देश्यों में भारत की विदेश नीति में मैत्रीता संबंधों, साथ साथ में शांति एवं समानताओं के सिद्धांतों को सार्वभौमिक महत्व दिया गया है। इसके अलावा भारत के न्याय के आधार पर सभी को साथ सहयोग सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है। इसके अलावा इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बनाए, जिसमें पहली बात शांति, दूसरी मित्रता और चौथी समानता ये रखी गई। भारत की विदेश नीति के जो निर्माणक तत्व हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो इसके संबंध में डॉक्टर बीपी दत्त के अनुसार ऐतिहासिक परंपराओं, भौतिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण का प्रभाव तत्व बना रहा है। इसके साथ साथ ही अगर हम इसके निर्धारक तत्वों की बात करेंगे तो पहला तत्व आता है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व में किसी भी, इसमें ये कह सकते हैं कि किसी भी विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रमुख और निर्णायक महत्व की होती हैं। इसके संबंध में के.एम. पर्णिकर ये कहते हैं कि जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उसका निर्धारक मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से हुआ करता है। और अन्य स्थान पर पर्णिकर ये भी बताते हैं कि यह समझना कठिन नहीं है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना गहरा संबंध है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हर देश में भौगोलिक विषमताओं में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए प्रत्येक देश की वैदेशिक नीति के कुछ स्थायी पहलू होते हैं और वास्तव में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वैदेशिक नीति भूगोल का निर्धारण करती है या उसमें होता है। दूसरा है गुटबंदियाँ। इसके संबंध में भारत स्वाधीन हुआ, स्वतंत्रता उसको मिली तो विश्व 2 गुटों में विभाजित था। पहला गुट अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। दोनों में मनमुटाव इतना अधिक बढ़ गया था कि मनमुटाव के कारण शीत युद्ध में वो मनमुटाव परिवर्तित हुआ। शीत युद्ध की इस राजनीति में भारत क्या करता है, यह तो वह गुटों को पृथक रहता है या उसमें मिल जाता है। इस प्रकार की उस समय एक सोच सामने आई और भारत के गुटों को पृथक रहना ही ठीक समझा। भारत ने सोचा कि मैं किस गुट में रहूँगा, न मैं अमेरिका के साथ रहूँगा और न मैं सोवियत संघ के रूप में रहूँगा, क्योंकि वह दोनों गुटों के बीच सेतु बंद का कार्य करना चाहता है। भारत द्वारा तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाने का प्रावधान का कारण यही था कि विश्व के दोनों गुटों में से किसी से के भी साथ न बंधने से भारत को कोई हानि नहीं है, इसलिए वो गुटबंदी से दूर रहा है। इसके साथ साथ ही विचारधाराओं का प्रभाव भी पड़ता है। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में शांति और इसके साथ साथ अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर के संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई है। इसके संबंध में हडसन ये लिखता है कि गांधी के शांतिवाद ने देश को यह भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौते के से स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन। और इसके साथ साथ भारत का ये कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्ष के अंतर्गत पक्ष के अलग रहे, उनके मध्यस्थता करें। अगली बात आती है आर्थिक तत्व की। आर्थिक तत्व भी भारत की विदेशी नीति का निर्धारण करता है। इसमें ये बताया गया कि भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव होती है जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत एक अधिकांश व्यापार पश्चिमी देशों से के साथ होता है और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था और इसी दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का बर्ताव रखना आवश्यक था और वह किसी भी एक गुट से बंध नहीं सकता और गुटबंदी से अलग रहने के कारण उसे
दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता मिलती रही है। ये बहुत बड़ा फायदा उसको मिला है। अगला तत्व है सैनिक तत्व। सैनिक तत्व, इस सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से वह पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। भारत दुर्बल सैनिक स्थिति उसे इस बात के लिए बाध्य करती रही कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाए रखी जाए। प्रारंभ से ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा और उसका ये भी राज था कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर भी निर्भर था। अगला है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व भी काफ़ी हद तक विदेश नीति के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के प्रधानमंत्री अपितु विदेश मंत्री भी थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। वे साम्राज्यवादी, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपाय से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए असंलग्नता की नीति को सर्वोच्च मानते थे। अपने इस विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति को ढाल और आज इसका जो कुछ भी रूप है वह पंडित नेहरू के विचारों का ही रूप है। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं, लेकिन स्वयं नेहरू इसको नहीं मानते थे। उन्होंने कई बार ये कहा कि भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति कहना सर्वथा भ्रांतिपूर्ण है। वह इसलिए गलत था कि मैंने केवल इस नीति का शब्दों के प्रतिपादन किया है, मैंने इसका आविष्कार नहीं किया। यह भारतीय परिस्थितियों की उपज है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये विश्वास है कि भारत की विदेश नीति के मामलों में की बागडोर यदि किसी अन्य व्यक्ति या दल के साथ होती तो उसकी नीतियाँ वर्तमान से बहुत अधिक भिन्न न होती, ऐसा मान के चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की निर्धारण आधारशिला उसके राष्ट्र हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ये ध्येय था कि यही भारत राष्ट्रीय हित क्या है और उसका निर्धारण आसानी से नहीं है। भारत के दो राष्ट्रीय हित हो सकते हैं, जिसमें एक तो स्थायी राष्ट्रीय हित जैसे कि अखंडता है। स्थायी राष्ट्रीय हित में अखंडता और सुरक्षा तथा अस्थायी राष्ट्रीय हित में जैसे खाद्यान्न, विदेश पूंजी, तकनीकी विकास आदि आदान का यदा कदा भारत की विदेश नीति में विरोधाभास दिखाई देता है। इस बात को सिद्ध करता है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्र हितों का सबसे बड़ा स्थान रहा है। अगला है ऐतिहासिक परंपराएं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक में ऐतिहासिक परंपराओं का भी बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांतिपूर्ण रही है, शांतिप्रिय रही है। भारत न केवल किसी देश का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं किया है। भारत की यह परंपरा वर्तमान विदेश नीति की स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देती है। हिंदू सभ्यता का चरित्र और उसकी विशेषताओं की अगर हम जानकारी करें तो उसमें पाया जाएगा कि शांति, समन्वय और सहिष्णुता की भावना हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार है। 200 वर्षों से अंग्रेजी शासन भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योगदान रहा है। देश में संसदीय शासन प्रणाली और उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक ढांचा आदि उसके प्रमाण मिलते हैं। अगली बात आती है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों और दबावों का प्रभाव। किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां और दबाव भी विदेश नीति के निर्धारण में प्रभाव भूमिका निभाते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अधिक सुदृढ़ होता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुथा होता है, तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। परंतु जब राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फूट मतभेदों के कारण विभक्त होती है और राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है तो विदेश नीति प्राय शिथिल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्राय निष्क्रिय प्रभावहीन होती है। अब इसकी बात करें, इसके अनुसार हम अगर बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 17 वर्षों के बाद में भारत आर्थिक सैनिक दृष्टि से निर्बल होने पर भी इस प्रकार की विश्व राजनीति में इसका कारण अधिक योगदान दे सके और नेहरू व्यक्तित्व का अधिक प्रभाव था, परंतु उसके मृत्यु के बाद भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिथिल पड़ गई। धन्यवाद।